नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास यारी दौलत से पार्ट 6। शाम के 3 बज रहे थे। अभी अभी वानखेड़े और शाहिद खान हेडक्वार्टर में अपने ऑफिस में पहुंचे थे। वे दिन भर डकैतों की लाशों के साथ व्यस्त रहे थे। पंचनामा करवाकर लाशें उठाकर ही दोनों वहां से निकले थे। शाहिद खान ने भीतर प्रवेश करने से पहले ही रास्ते में मिलने वाले प्यून को चाय लाने को कह दिया था। वानखेड़े कुर्सी पर बैठा, सिगरेट सुलगाई, फिर रिसीवर उठाकर नंबर मिलाया। शाहिद खान उसके सामने ही कुर्सी पर बैठ गया। हेलो, वानखेड़े ने बात की। सक्सेना, 1 मिनट। कुछ पलों के बाद उसके कानों में नई आवाज पड़ी। वानखेड़े साहब। सक्सेना, लाशों की तस्वीरें निकल आई? यस सर, प्रिंट आ गए हैं। एक प्रिंट मुझे चाहिए, अभी भिजवाता हूँ। दूसरा फोन वानखेड़े ने परवेश गोदरा को किया। हेलो, गोदरा का स्वर कानों में पड़ा। अभी पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचो, वानखेड़े ने कहा। गिरफ्तार करना है? गोदरा की धीमी आवाज कानों में पड़ी। गिरफ्तार करने के लिए इस तरह फोन नहीं किया जाता, गर्दन पकड़कर लाया जाता है, वानखेड़े ने तीखे स्वर में कहा। आता हूँ। वानखेड़े ने रिसीवर रखा। तभी प्यून चाय के 2 प्याले रख गया। शाहिद खान ने प्याला अपनी तरफ सरकाया और घूंट भरा। क्या सोच रहे हो? शाहिद खान बोला। वानखेड़े ने भी घूंट भरा। डकैती करने वालों का इस तरह मारे जाना पुलिस के लिए सिरदर्दी बन सकता है, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। पहले ही कठिनाई आ रही थी, अब परेशानी बढ़ सकती है। वो कैसे? इस बात को समझ पाना बेहद कठिन है कि इन लोगों को किसने मारा होगा। मैं कहता हूँ देवराज चौहान को इन लोगों का पता लग गया था। वो अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और सबको मारकर 30 अरब के जेवरात लेकर चलता बना। तुम्हें ये बात मान लेनी चाहिए। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा। तो इसके अलावा भी संभावना है दूसरा कुछ होने की। क्या? कोई जानता हो सकता है कि उन्होंने डकैती की और 30 अरब के जेवरातों के साथ वहां छिपे हैं। मौका ठीक देखकर वो कुछ के साथ वहां पहुंचा और सबको मारकर दौलत लेकर चला गया। शाहिद खान वानखेड़े को देखने लगा। वानखेड़े ने घूंट भरा। ऐसा भी हो सकता है, शाहिद खान ने धीमे स्वर में कहा। एक बात और खटक रही है। क्या? क्या इन 5 का छठा साथी नहीं हो सकता जो पीछे रहकर काम कर रहा हो? पीछे रहकर? हाँ, मैं संभावना व्यक्त कर रहा हूँ। शायद ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन हो सकता है उनका कोई छठा साथी हो। वो छठा ही देवराज चौहान के ग्रुप में हो और इधर अपनी योजना तैयार करता रहा हो। तभी तो मरने वाले 5 ने ठीक उसी तरह डकैती की जैसे देवराज चौहान करने जा रहा था। यहाँ तक कि रिवॉल्वरें और नकाबें भी वही इस्तेमाल की गई जिन्हें देवराज चौहान ने अपने लिए रखा था। मतलब कि कोई छठा भी था, मरने वालों का साथी। इन बातों से तो यही लगता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? शाहिद खान देखता रहा वानखेड़े को। मेरी बात ठीक नहीं लगी? लगी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। उन डकैतों का छठा साथी भी हो सकता है जो देवराज चौहान से गद्दारी करके डकैती के लिए इन लोगों को तैयार करता रहा होगा और अब मौका देखकर सबको मारकर 30 अरब के जेवरातों को लेकर अपने रास्ते पर निकल गया। ऐसा हो सकता है, शाहिद खान ने गंभीर स्वर में कहा। यह भी हो सकता है कि किसी को ये पता चल गया हो कि वो डकैत हैं। उनके पास डकैती की 30 अरब की दौलत है। मौका देखकर वो डाका डालने वालों को मारकर दौलत लेकर चला गया हो। हाँ, हम सोच सकते हैं कि ऐसा भी हो सकता है, वानखेड़े ने सोच भरे स्वर में कहा। यानी कि हमारे पास 3 चीजें हैं जिस पर हमें सोचना है। पहला, देवराज चौहान। दूसरा, डकैतों का छठा साथी जो कि देवराज चौहान के साथ भी डकैती के लिए लगा हुआ था, परंतु हकीकत में अपनी ही डकैती की योजना तैयार कर रहा था। तीसरा, कोई भी अनजान व्यक्ति जिसे पता चल गया था कि उन लोगों ने डकैती की है, वहां 30 अरब की दौलत भी है। उसने इन डकैतों की हत्याओं को अंजाम दिया। शाहिद खान ने होठ सिकोड़ लिए। कई पलों के लिए खामोशी रही वहां। वानखेड़े उठा और नई सिगरेट सुलगाकर टहलने लगा। इन डकैती की हत्याओं के बाद हम खुद को अजीब सी स्थिति में फंसे पा रहे हैं। ये मामला ही कुछ ऐसा है
कि कोई भी रास्ता हमें नहीं मिल रहा। मिलता है तो कुछ कदमों के बाद वो रास्ता बंद हो जाता है। डकैतों की लाशें मिली, दौलत गायब, देवराज चौहान का साथ देने वाले हमारे सामने हैं, परंतु उन्हें गिरफ्तार करने का कोई भी फायदा नहीं। उन्हें गिरफ्तार करने पर पुलिस को पहले ये साबित करना होगा कि ये लोग देवराज चौहान के साथ डकैती करने जा रहे थे, परंतु कर नहीं पाए, जबकि ये बात साबित करना बेहद कठिन है। रूपा ईरानी के बयान पर इतनी बड़ी बात साबित नहीं की जा सकती। रूपा ईरानी भी अपनी कही बातों से पीछे हट सकती है, क्योंकि उसने मुझे जो बताया बंद कमरे में बताया, और असली डकैत मर चुके हैं। शाहिद खान बोला, हाँ, लाशों की हालत बताती है कि जब हम वहां पहुंचे तो उनकी हत्याएं हुए 12 घंटे हो चुके थे। तो पुलिस के पास क्या रहा करने को? शाहिद खान बरबस ही मुस्कुराया। जो डकैती के 30 अरब के जेवरात ले उड़ा है, उसे तलाश करेगी पुलिस। वो हाथ आएगा, ये बात की बात है। उसे तलाश करना हमारा काम है। वानखेड़े ठिठका। वो अपनी हवा नहीं लगने देगा जेवरातों के साथ, शाहिद खान ने कहना चाहा। जिसके पास 30 अरब के जेवरात है, वानखेड़े ने विश्वास भरे स्वर में कहा, जेवरात बेचते हुए वो अवश्य फंसेगा। शाहिद खान वानखेड़े को देखने लगा। देर सवेर में वो फंसेगा। जितनी चालाकी से वो काम कर रहा है, उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कभी वो हाथ आएगा या जेवरातों को बेचते हुए पकड़ा जाएगा। वो देवराज चौहान भी हो सकता है, वानखेड़े ने टोका। कोई भी हो सकता है, शाहिद खान ने सिर हिलाया। मरने वाले डकैतों के बारे में टटोलना पड़ेगा। शायद किसी डकैती करने वाले ने अपने किसी करीबी को डकैती के बारे में कुछ बताया हो, उससे पुलिस को कोई फायदा हो। ठीक कहते हो, भाग दौड़ तो जारी रखनी ही पड़ेगी। हम तभी चपरासी ने भीतर प्रवेश किया और एक लिफाफा टेबल पर रखते हुए बोला, सक्सेना साहब ने ये लिफाफा दिया है। वानखेड़े ने सिर हिलाया। लिफाफा उठाया कि चपरासी कह उठा, सर, रिसेप्शन पर मिस्टर परवेश गोदरा मौजूद हैं। वो आपसे, उन्हें मेरे पास ले आओ। चपरासी बाहर निकल गया। वानखेड़े ने लिफाफे में से तस्वीरें निकाली और उन्हें देखने लगा। ये लाशों के चेहरों की तस्वीरें थी। मरने वालों के चेहरे बहुत हद तक स्पष्ट नजर आ रहे थे। वानखेड़े कुछ पलों तक तस्वीरों को देखता रहा, फिर आगे बढ़कर ड्रॉर से त्रिखा की लाश वाली तस्वीर निकाली और उनके साथ लिफाफे में डाल दी। शाहिद खान सोचों में डूबा नजर आया। क्या सोच रहे हो? पता नहीं। शाहिद खान ने गहरी सांस ली। तभी कदमों की आवाज कानों में पड़ी। फिर चपरासी ने गोदरा के साथ भीतर प्रवेश किया। वानखेड़े के इशारे पर चपरासी चला गया। गोदरा कुछ उलझन में था। बैठो, वानखेड़े ने कहा, कुछ पूछने के लिए बुलाया है, घबराने की जरूरत नहीं। गोदरा बिना कुछ कहे आगे बढ़ा और कुर्सी पर बैठ गया। देवराज चौहान आया? वानखेड़े ने पूछा। देवराज चौहान? वो या उसका फोन? फौरन जवाब दो, सोचने की जरूरत नहीं। वानखेड़े का स्वर सख्त हो गया। कल ही आया था वो। उसके बाद आप आए तो बताया था आपको। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ। वानखेड़े ने अपने शब्दों पर जोर देकर कहा। उसके बाद देवराज चौहान से मेरी बात नहीं हुई। न तो देवराज चौहान आया और न ही उसका फोन। अगर मुझसे झूठ बोले तो? इंस्पेक्टर साहब, गोदरा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तक मुझे इतना तो समझ आ ही गया है कि आपसे झूठ बोलने का मुझे कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपसे झूठ न तो बोलूंगा और न ही बोल रहा हूँ। वानखेड़े ने सोच भरी नजरों से शाहिद खान को देखा। इसकी उंगलियों के निशान लेकर लेबोरेटरी भेजो, वहां मेरे निशानों से मिलाओ। कहते हुए वानखेड़े की नजर गोदरा पर जा टिकी। कोई बड़ी बात नहीं, वो कमाल इसने दिखाया हो सकता है। कैसा कमाल? शाहिद खान बाहर निकल गया। कैसा कमाल? गोदरा ने वानखेड़े को देखा। अभी चुपचाप बैठा रहे। वानखेड़े ने उसे घूरा। गोदरा ने फिर न पूछा। मिनट भर बाद शाहिद खान वापस आया। उसने रुमाल से एक शीशे का गिलास पकड़ा हुआ था। गिलास को उसने गोदरा के सामने टेबल पर रखकर कहा, गिलास पकड़, अच्छी तरह से पकड़। तेरी उंगलियों के निशान लेते हैं। दोनों हाथों से गिलास पकड़। उलझन में फंसे गोदरा ने दोनों हाथों की उंगलियों की छाप गिलास पर दी। शाहिद खान गिलास को सावधानी से रुमाल से थामे बाहर निकल गया। वानखेड़े ने कश लिया और सिगरेट ऐश ट्रे में डाल दी। सिगरेट सुलगा लूं? गोदरा ने पूछा।
आराम से बैठा रहे, वानखेड़े ने उखड़े स्वर में कहा। गोधरा ने गहरी सांस लेकर मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। शाहिद खान वापस आया, कुर्सी पर बैठा। कमल शर्मा, रूपा ईरानी और रणवीर भंडारी की उंगलियों के निशान लेने हैं, वानखेड़े बोला। शाहिद खान ने सिर हिलाया। तुम कमल शर्मा के पास जाओ, उसका पता पुलिस पार्टी की फाइल से नोट कर लेना, उसे टटोलो, उसके बाद उसकी उंगलियों के निशान ले लेना। अभी निकल जाओ, जो काम इस मामले में जल्दी हो जाए वो बढ़िया, मैं चूकना नहीं चाहता। शाहिद खान उठा और बाहर निकल गया। हुआ क्या? गोधरा बोला। कल तो उंगलियों के निशानों की जरूरत नहीं थी। वानखेड़े ने लिफाफे में से तस्वीरें निकाली और उसके सामने रख दी। इन तस्वीरों को देखो और बताओ कि इसमें से किस किस को जानते हो। शाहिद खान ने तस्वीरें उठाई, देखी। वो डकैती करने वालों की लाशों के चेहरों की तस्वीरें थीं। वानखेड़े खामोशी से गोधरा के चेहरे पर आने जाने वाले भावों को देख रहा था। गोधरा ने 2 तस्वीरें अलग कर दी, बाकी की 3 को देर तक देखता रहा। फिर उन्हें एक तरफ रखकर पहले रखी दोनों तस्वीरों की तरफ इशारा किया। इनकी तस्वीरें कल की अखबारों में देखी थी। ये त्रिखा और राजेश गुलाटी हैं। अखबार में छपा था कि ये 30 अरब की डकैती में शामिल रहे थे। कहते हुए गोधरा ने वानखेड़े को देखा। बाकी की 3 तस्वीरें? उन्हें मैं नहीं जानता। कहीं भूल चूक से देखा हो? नहीं, गोधरा ने इनकार में सिर हिलाया। वानखेड़े गोधरा को देखता रहा, कहा कुछ नहीं। अखबार में दिया था कि त्रिखा की लाश मिली, गोधरा बोला। लेकिन राजेश गुलाटी नाम का डकैत भी मरा हुआ है। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि मृत अवस्था में उसकी तस्वीर ली गई है। गैर कानूनी काम करेगा तो मरेगा ही, वानखेड़े ने कड़वे स्वर में कहा। गोधरा ने हड़बड़ाकर दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। बाकी 3 के बारे में नहीं पूछेगा? उनके चेहरों की तस्वीरें भी मरने के बाद ही ली गई हैं। गोधरा ने वानखेड़े को देखा। कुल मिलाकर ये 5 मृत चेहरों की तस्वीरें हैं। और डाका डालने वाले कितने थे? 5। गोधरा के होठों से निकला। दूसरे ही पल चौंका, वानखेड़े को देखने लगा। क्या हुआ? तुम कहना चाहते हो कि ये 5 डकैती डालने वालों की तस्वीरें हैं? वो हैरान रह गया। मारे गए वो? हाँ, लेकिन तुम लोग किस्मत वाले निकले जो बच गए, वरना यहाँ तुम्हारे मरे चेहरे की भी तस्वीर होती। क्या मतलब? भगवान यही चाह रहा था कि जिसने भी ये डकैती की है वो मर जाए। तुम लोगों की तैयारी भी तो पूरी थी, परंतु ये जुदा बात रही कि तुमसे पहले ही कोई दूसरा कर गया। तुम लोगों ने डकैती की होती तो तुम सब मर गए होते। गोधरा से कुछ कहते न बना। चुप्पी रही उनके बीच। वानखेड़े ने तस्वीरें समेट कर लिफाफे में डाल दी। तभी शाहिद खान ने भीतर प्रवेश किया। मैं कमल शर्मा के पास जा रहा हूँ, अगर ये तस्वीरें ले जाऊं तो? शाहिद खान ने कहना चाहा। ये मेरे पास रहने दो, तुम तस्वीरों का दूसरा सेट ले लो, वानखेड़े बोला। ठीक है, लेकिन रूपा ईरानी और रणवीर भंडारी की उंगलियों के निशान भी? इन दोनों से मैं मिलूंगा, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा। रणवीर भंडारी से कभी मिला नहीं, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। और रूपा ईरानी से मैं पहले बात कर चुका हूँ। ऐसे में मैं उससे बढ़िया ढंग से बात कर लूंगा। इसकी उंगलियों के निशानों की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद मैं भी यहाँ से निकलता हूँ। जरूरत होने पर मोबाइल फोन पर बात करना। बढ़िया। शाहिद खान बाहर निकल गया। वानखेड़े ने बेल मारकर चपरासी को बुलाया। जी साहब जी। चपरासी फौरन पहुंचा। सेल में मदन लाल बंद है, उसे लेकर आना, वानखेड़े बोला। सेल इंचार्ज मेरी कहाँ सुनेगा? वो कहेगा मदन लाल को बाहर निकालने के ऑर्डर दिखाओ। वानखेड़े ने टेबल पर पड़ी पैड पर कुछ लिखा और फाड़ कर कागज चपरासी को दिया। ये सेल इंचार्ज को दे देना, वो मदन लाल को तुम्हारे हवाले कर देगा। जी। पैड का कागज थामे चपरासी बाहर निकल गया। वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई और पैकेट गोधरा की तरफ किया। लो। ढेरों सोचो उलझनों में डूबे गोधरा ने सिगरेट सुलगाई। तुम्हें मेरा एहसानमंद होना चाहिए कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार नहीं किया। वानखेड़े की आवाज में उखड़ापन था। मैं आपका एहसानमंद हूँ, भाड़ में जा, वानखेड़े ने उसी लहजे में कहा। गोधरा ने कश लिया और धीमे स्वर में कहा। डकैती करने वाले 5 मर गए, 30 अरब के जेवरात मिल गए। अब तो मामला। किसने कहा तेरे से कि जेवरात मिल गए?
वानखेड़े ने उसे देखा। नहीं मिले? नहीं, कोई इन्हें मार गया और जेवरातों को ले गया। पुलिस के पल्ले इनकी लाश ही आई। गोदरा ठगा सा बैठा वानखेड़े को देखता रह गया। क्या देख रहा है अब? मुंह से फूटा कर। भगवान ने बात करने के लिए मुंह में। कौन मार गया इन्हें? यही तो जानने की कोशिश की जा रही है। कल तेरे पास देवराज चौहान आया। वो तेरी, शर्मा, रूपा और रणवीर भंडारी की तस्वीरें ले गया कि कोई उससे गद्दारी करने वालों को जानता है, यानी कि जिसने डकैती की वो जानता है। लेकिन उसके बाद देवराज चौहान उन चारों में से किसी के पास नहीं पलटा। क्या पता आया हो? आपने पता किया? सब पर पुलिस की नजर है। ऐसा कुछ हुआ होता तो आह, तो कल जब देवराज चौहान मेरे पास आया तब पुलिस मुझ पर नजर रख रही थी? नहीं, उसके बाद ही मैंने इंतजाम किया तुम लोगों पे नजर रखने का। वानखेड़े ने कश लिया। देवराज चौहान किसी के पास नहीं आया। क्या मालूम उसे किसी तरह डकैतों का पता चल गया हो, उसके पास पहुंचा और उन्हें खत्म करके 30 अरब के जेवरात लेकर चलता बना। क्या मालूम क्या हुआ, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। गोदरा व्याकुल सा कह उठा। अगर देवराज चौहान ने ऐसा कुछ किया है तो उसे मेरे पास आना चाहिए था। मेरे पास नहीं आया, किसी के पास भी नहीं आया, तो उसके मन में बेईमानी आ गई होगी। हमें हिस्सा नहीं देना चाहता होगा। वानखेड़े मुस्कुरा पड़ा कड़वे ढंग से। क्या हुआ? दौलत से यारी हो जाए तो उसे इंसानों की यारी की जरूरत कहाँ पड़ती है? वानखेड़े ने कहा। मेरे ख्याल में तो अगर देवराज चौहान तुम लोगों को हिस्सा देता है तो वो बहुत बड़ा बेवकूफ होगा। तुम लोग डकैती में उसके साथ थे कि अगर डकैती होती है तो हिस्सा मिलेगा, यही ना? हाँ, गोदरा ने सहमति से सिर भी हिलाया। डकैती वाला मामला तो खत्म हो गया। अब देवराज चौहान अपने तौर पर ही डाका डालने वालों को तलाश। लेकिन देवराज चौहान ने कहा है कि अगर उसे जेवरात मिल गए तो हमें हिस्सा देगा। कहा है तो ये उसकी शराफत है, उसकी मर्जी है। मैं तो ये बता रहा था कि उसूल के तौर पर अब तुम किसी भी तरह के हिस्से के हकदार नहीं बनते। वानखेड़े ने उसे घूरा। एक बात बताना। क्या? जब तुम डकैती में शामिल थे तब तुम्हें कानून का ध्यान नहीं आया कि फंस गए तो? नहीं, गोदरा ने गंभीर स्वर में इनकार किया। मुझे कानून का जरा भी ध्यान नहीं आया। तब मुझे हर तरफ दौलत ही दौलत और सफलता नजर आ रही थी। कानून और पुलिस तो मेरी सोचों से भी दूर था, बहुत दूर। मुझे लग ही नहीं रहा था कानून भी कुछ होता है। लेकिन अब मुझे सिर्फ कानून ही नजर आ रहा है, खाकी वर्दियां ही नजर आ रही हैं, जेल और अदालतें ही दिखाई दे रही हैं, बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। ठीक कहते हो, वानखेड़े खा जाने वाले स्वर में बोला। जुर्म के बाद इंसान को यही सब नजर आता है। कानून के पास पहुंच जाए इंसान तो इन्हीं बातों में घूमता रहता है। कानून से दूर निकल जाए तो कानून बेवकूफ लगता है कि उसने क्या कर लिया मेरा। कोई किस्मत वाला ही कानून से बच पाता है अपराध करने के बाद, वरना देर सवेर सब पकड़े जाते हैं। गोदरा ने पश्चाताप भरे भाव में मुंह फेरा और दूसरी तरफ देखने लगा। तभी चपरासी मदन लाल को वहां छोड़ गया। भीतर आते ही मदन लाल की निगाह परवेश गोदरा पर पड़ी तो ठिठका, आंखें सिकुड़ी। क्या हुआ? वानखेड़े ने पूछा। आपको तो पता ही है कि क्या हुआ। मदन लाल मुस्कुराकर बोला। आप तो जानते ही हैं कि मैंने इसे देखा हुआ है। इसने आपको फांसा और देवराज चौहान ने आपको मेरे हवाले किया कि मैं आपको कैद में रखूं। पकड़ लिया इसे। इस बार तो पुलिस ने बहुत तेज काम किया, कुछ जल्दी ही पकड़। वानखेड़े को घूरते पाकर चुप सा हो गया मदन लाल। फिर बोला, मैं तो यूं ही मजाक। मदन लाल ने धीमे स्वर में कहना चाहा। बैठो। सच में? पहले जब मैं बैठने को बोला था तो आपने मना कर। बैठो। मदन लाल बैठा तो वानखेड़े ने लिफाफे में से तस्वीरें निकालकर दिखाई। इनमें से किसी को पहचानते हो? तस्वीरों पर नजर पड़ते ही मदन लाल बोला। मार दिया? एनकाउंटर में मारा होगा। तभी एनकाउंटर में मारा होता तो इनकी शिनाख्त की जरूरत नहीं पड़ती। वानखेड़े ने कड़वे सख्त स्वर में कहा। जब तुम एनकाउंटर में मरोगे तो पुलिस को तुम्हारी शिनाख्त की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई जानते होंगे कि तुम मदन लाल। भगवान का नाम लो, मैं एनकाउंटर में क्यों मरूं?
मदनलाल कुछ लंबी ही सांस लेकर बोला। वानखेड़े सख्त निगाहों से उन्हें देखने लगा। मदनलाल ने तस्वीरों पर नजरें टिका दी। परवेश गोजरा रह रहकर मदनलाल को देख लेता था। वानखेड़े ने मदनलाल के चेहरे के भावों को बदलते स्पष्ट नोट किया, परंतु खामोश रहा। 2-3 मिनट के बाद मदनलाल ने तस्वीरों से नजरें हटाई। गंभीर नजर आ रहा था वो। क्या हुआ? वानखेड़े ने पूछा। एक बात का जवाब देंगे? उसके बाद मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। क्या? किस मामले में आप ये सब कर रहे हैं? वानखेड़े की निगाह उसके चेहरे पर थी। डकैती के मामले में। 30 अरब की डकैती इन पांचों ने डाली है। डकैती के बाद ये कहीं छिप गए, लेकिन वहां पर किसी ने इन्हें मार दिया और 30 अरब के जेवरातों को ले गया। समझ गया, ये तो होना ही था एक दिन। क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, इनमें से एक को जानता हूं मैं। मदनलाल ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। उसकी माँ को भी, बाप को भी, सबको जानता हूं जो उसके परिवार में है। साला एक नंबरी हरामी था, कमीना था, कुत्ता था। इसके मरने पर मेरे जैसे कमीने को चैन मिला है तो दूसरे लोगों को कितना मिला होगा। मदनलाल के चेहरे पर कठोरता के भाव आ गए। नजरें वानखेड़े पर थी। किसको जानता है? वानखेड़े सतर्क सा नजर आने लगा। तस्वीरों में से एक तस्वीर निकालकर वानखेड़े के सामने कर दी। इसे। भोपाल सिंह की तस्वीर थी वो। चेहरे की तस्वीर। चेहरे पर एक तरफ गोली का निशान नजर आ रहा था। वानखेड़े ने तस्वीर देखी, फिर मदनलाल को। कौन है ये? मेरा बड़ा भाई, भोपाल सिंह। वानखेड़े के दांत भिंच गए। परवेश गोदरा भी हैरानी से चौंका। तुम्हारा बड़ा भाई भोपाल सिंह? हाँ। इसका अता पता क्या? जहां ये रहता था उस घर का नक्शा भी बता देता हूँ, क्योंकि कभी मैं वहां रहा करता था। वो मेरा ही घर था। मेरे बाप का बनाया हुआ है तो मेरा ही होगा, भोपाल का भी होगा। लेकिन बाप के मरते ही भोपाल ने लात मारकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या करता? बड़ा दादा रहा है वो। रिवॉल्वर रखता था। मैं तो यूं ही आवारागर्दी किया करता था। भोपाल को मुकाबले का जवाब कैसे देता? मुकाबला कर भी देता, लेकिन माँ ने भोपाल की ही साइड ली और मेरा मन खट्टा हो गया दोनों से। भोपाल के डर से कम, खटास ज्यादा होने की वजह से मैंने वो घर ऐसा छोड़ा कि पलट कर भी उधर नहीं गया। किसी से माँ का भी हाल नहीं पूछा। उधर नए इलाके में जम गया। जैसे तैसे करके पेट पालने लगा। दादागिरी वाला ही तो धंधा कर सकता था मैं। कहाँ रहता है भोपाल सिंह? मदनलाल ने घर का पता बताकर भारी मन से कहा। जब बच्चा था तो माँ कहा करती थी, उसके 2 बच्चों में एक सिंह है और दूसरा लाल। बहुत प्यारे हैं, लेकिन जब बड़ा हुआ तो लाल को लात मारकर निकाल दिया और सिंह को घर पर रख लिया, क्योंकि सिंह की दादागिरी चल पड़ी थी। वो 2 पैसे घर पर ले आता था। लाल तो यूं ही आवारागर्दी किया करता था। मदन लाल के चेहरे पर थकान के भाव नजर आ रहे थे। भोपाल के मरने से मेरे को कोई तकलीफ या हैरानी नहीं हुई। गैर कानूनी काम करने वाले कभी भी मर सकते हैं, पुलिस के हाथों, दुश्मनों के हाथों, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मुझे दुख नहीं है इसके मरने का। चैन मिला। मेरे को घर से निकालकर इसने बहुत गलत किया था मेरे साथ। वानखेड़े ने तस्वीर एक तरफ रखी, कश लिया। हैरानी है कि इतनी बड़ी डकैती में हाथ डाल दिया भोपाल ने। मदन लाल गहरी सांस लेकर बोला। बड़ी डकैती में हाथ तो डाला ही, वानखेड़े समझाने वाले स्वर में बोला। साथ ही इसने देवराज चौहान जैसे डकैती मास्टर के खिलाफ काम किया। देवराज चौहान जिस डकैती की तैयारी कर रहा था, उसे ये पांचों कर गए, ठीक उसी तरह जिस तरह देवराज चौहान करने जा रहा था। यहाँ तक कि डकैती में जिन रिवॉल्वरों और नकाबों का इस्तेमाल देवराज चौहान ने करना था, उन्हीं का इस्तेमाल इन्होंने कर लिया। ओह! मदन लाल के होठ सिकुड़े। इसका मतलब कोई देवराज चौहान पर नजर रख रहा था। कोई देवराज चौहान की भीतरी बातों की खबर बाहर दे रहा था। हाँ, यही हुआ, परंतु इन बातों से पुलिस को कोई वास्ता नहीं। वानखेड़े ने सोच भरे स्वर में कहा। मदन लाल, मुझे भोपाल सिंह के बारे में जानकारी चाहिए कि वो इन दिनों किस किस के साथ काम कर रहा था। उसके आसपास कौन कौन लोग रहते थे। इस डकैती का जिक्र शायद उसने किसी से किया हो। मेरे ख्याल में इनका कोई छठा साथी भी हो सकता है। आजकल तुम्हारा भाई किस किस से ज्यादा मिल रहा था? समझे? मैं कोई ऐसी बात जानना चाहता हूँ
कि जिससे मुझे मालूम हो सके कि इन लोगों ने डकैती की तैयारी कैसे की, किसने इनकी सहायता की। इंस्पेक्टर साहब, तभी फोन की बेल बजी तो मदन लाल खामोश रह गया। वानखेड़े ने तुरंत रिसीवर उठाया। हेलो वानखेड़े साहब, लेबोरेटरी विभाग के इंचार्ज की आवाज कानों में पड़ी। शाहिद साहब कुछ देर पहले गिलास पर किसी की उंगलियों की छाप मेरे पास लाए। हाँ, रिपोर्ट तैयार हो गई? जी, दूसरी तरफ से आवाज आई। चारों लाशों के पास से उठाए गए उंगलियों के निशानों से वो निशान मेल नहीं खाते। मतलब कि गिलास वाले प्रिंट बेकार रहे इस मामले में? जी, ओके। अभी आपके पास 3 लोगों के फिंगरप्रिंट आएंगे। उनकी रिपोर्ट भी इसी तरह जल्दी चाहिए होंगी। मैं जल्दी तैयार कर दूंगा। उधर से आवाज आई। वानखेड़े ने रिसीवर रखा, परवेश गोधरा को देखा। तुम जा सकते हो। बच गए। मैंने? गोधरा उठता हुआ गंभीर स्वर में बोला। जो गलत काम किया वो आपसे कह ही चुका हूं। जो नहीं किया, ज्यादा भोले बनकर बातें करने की जरूरत नहीं है। वानखेड़े का स्वर सख्त था। चुपचाप जाकर घर में बैठ जाओ। आज की तारीख में तुम भूल कर भी शर्मा, रूपा, ईरानी या भंडारी को फोन नहीं करोगे। अगर उनका फोन आ जाए तो तुम भूल कर भी नहीं कहोगे कि पुलिस उनके फिंगरप्रिंट लेने की तैयारी। मैं मुंह बंद रखूंगा। अगर मेरे कहने के बाद भी मुंह खोला तो केस तैयार करके तुम्हें बंद कर दूंगा। आजमा लेना। मेरे से आपको शिकायत नहीं होगी। इस बीच अगर देवराज चौहान तुमसे संपर्क करे तो बताए कि उसने डकैतों को मार दिया है। जेवरात मेरे पास हैं, तो तुम इस बात की खबर फौरन मुझे दोगे। तब चालाकी की तो नहीं करूंगा इंस्पेक्टर साहब, कोई चालाकी नहीं करूंगा। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। जाओ, वानखेड़े ने उसे घूरते हुए कहा। गोधरा ने गंभीर भाव में सिर हिलाया और बाहर निकल गया। वानखेड़े ने मदन लाल पर निगाह मारी। वो सोचों में डूबा उसे ही देख रहा था। हाँ, वानखेड़े के होठ हिले। सोच रहा हूं इंस्पेक्टर साहब, मदन लाल गंभीर स्वर में बोला, कि मुझे भोपाल के बारे में कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा था। 6 साल से मैंने उससे नाता तोड़ रखा। मालूम तो कर सकते हो कि इन दिनों वो किसी फेर में था। कौन कौन उसके खास थे? जो वो तो सब मालूम कर लूंगा। करो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के घर ही मिलूंगा। जो पता तुमने मुझे बताया है वहीं मिलोगे क्या? भोपाल मर गया तो वहीं रहूंगा, वहीं मिलूंगा। अब भला मुझे कौन बाहर निकालेगा? वो मेरे बाप का घर था। आप मुझे अपने अपहरण के लिए गिरफ्तार नहीं करेंगे? नहीं, मैंने जो काम कहा है वो दिल लगाकर करोगे तो गिरफ्तार नहीं करूंगा। भोपाल के बारे में पूरी खबर दूंगा। मदन लाल उठ खड़ा हुआ। सब मालूम करता हूँ, इसे मैं अपना काम समझकर करूंगा। दोनों की नजरें मिली। जाओ, मुझे फोन कर लेना जरूरत पड़ी तो। वानखेड़े बोला। नहीं तो मैं कल आऊंगा तुम्हारे पास। जी। मदन लाल ने सलाम वाले ढंग में हाथ ऊपर उठाया और पलटकर बाहर निकल गया। हेलो इंस्पेक्टर। दरवाजा खोलते ही इंस्पेक्टर वानखेड़े पर निगाह पड़ी तो रूपा ईरानी मुस्कुराकर कह उठी, आपसे पूछकर ही होटल छोड़कर मैं फ्लैट पर आई हूँ। आप मेरे पीछे पीछे आ गए। भीतर आइए। पुलिस वाले इसी तरह बेवक्त ही लोगों के पास पहुंचकर उन्हें परेशान करते हैं। वानखेड़े भीतर आया। बेवक्त तो मानती हूँ, लेकिन बेवजह नहीं। बैठिए, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? मौसम गर्म है, ठंडा चलेगा क्या? कुछ नहीं चाहिए, आप बैठिए। रूपा ईरानी बैठ गई। वानखेड़े ने जेब से तस्वीरों वाला लिफाफा निकाला और टेबल पर रख दिया। इस लिफाफे में 5 चेहरों की तस्वीरें हैं। देखकर बताइए कि इनमें से आप किस किस को जानती हैं। ये तो बहुत आसान है। कहते हुए रूपा ईरानी ने लिफाफा उठाया और खोलने लगी। वानखेड़े की पैनी निगाह उसके चेहरे पर टिक चुकी थी। लिफाफा खोलकर उसने तस्वीरें निकाली तो उन पर नजर पड़ते ही घबरा उठी। शरीर जोरों से हिला। ये तो मरे हुए की तस्वीरें हैं। उसके होठों से तेज स्वर निकला। हाँ, किस किस को जानती हैं आप? रूपा ईरानी ने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला, फिर तस्वीरों को देखा। मिनट भर ऐसे ही बीत गया। इनमें से मैं किसी को भी नहीं जानती। उसने वानखेड़े को देखा और तस्वीरें टेबल पर रख दी। एक बार फिर ध्यान से देखिए। जरूरत नहीं, एक बार देखना ही बहुत है। इनमें से किसी को भी नहीं जानती। कौन है ये? डकैती करने वाले। ओह! रूपा ईरानी ने लंबी सांस ली।
डकैती करने वाले पकड़े गए, लेकिन ये तो उनकी लाशों की तस्वीरें हैं। मर गए सब जिन्होंने डकैती की। क्या? मुंह खुला रह गया रूपा ईरानी का। मर गए सब? वानखेड़े ने सहमति से सिर हिलाया। एक टक उसे देख रहा था। सब कैसे मर सकते हैं? उस दौलत को, 30 अरब के बेशकीमती जेवरातों को पाने के लिए कोई तो जिंदा रहा होगा। वानखेड़े ने टेबल पर पड़ी तस्वीरें उठाकर लिफाफे में डाली। लिफाफा जेब में। रूपा ईरानी उसे ही देखे जा रही थी। ठीक कह रही हो तुम, सब नहीं मर सकते। 30 अरब के जेवरातों को पाने के लिए कोई तो जिंदा होगा। वानखेड़े के होठों पर शांत गंभीर मुस्कान उभरी। वो जिंदा है जिसके पास जेवरात हैं। गुड। रूपा ईरानी के होठों से तेज स्वर निकला। पकड़ लिया उसे? पकड़ा जाएगा, पता लगने की देर है। रूपा ईरानी की आंखें सिकुड़ गई। मैं समझी नहीं। कोई डकैती करने वालों की हत्या करके 30 अरब के जेवरात ले गया है। ये लोग कहीं छिपे हुए थे। वहां के हालात देखकर तो ऐसा लगता है कि इनमें झगड़ा हो गया हो। उन्होंने ही एक दूसरे को मार दिया, परंतु एक, जिसका नाम भोपाल सिंह है, वो बच गया आपसी झगड़े में। फिर? रूपा ईरानी के होठों से निकला। फिर किसी ने उसे गोली मारी। जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई गई वो रिवॉल्वर नहीं मिली। रिवॉल्वर मिलती तो शायद पुलिस सोचती कि वे सब ही आपसी झगड़े में मरे। ऐसे में स्पष्ट है कि उस आखिरी व्यक्ति को जिसने गोली मारी वो ही दौलत दे गया। और वो कौन है? रूपा ईरानी वानखेड़े को देख रही थी। 30 अरब जैसी मोटी रकम के जेवरात कौन ले गया? नहीं मालूम। वानखेड़े ने उसे देखा। ये काम कोई भी कर सकता है। कोई कौन? तुम, गोदरा, कमल शर्मा, देवराज चौहान, वो ज्वेलर्स रणवीर भंडारी। रूपा ईरानी गहरी सांस लेकर रह गई। किसी को भी खबर लग सकती है कि जेवरातों की डकैती करने वाले कहाँ छिपे हैं। वे वहां गया। वहां पहले से ही उनमें झगड़ा चल रहा था, खून खराबा हो रहा था। वो देखता रहा। जब उनमें से आखिरी बचा तो उसे गोली मार दी। फिर जेवरात लेकर चला गया। बहुत आसान रहा होगा उसके लिए जेवरात पाना। रूपा ईरानी गंभीर निगाहों से वानखेड़े को देखती रही। क्या देख रही हो? वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाई। कुछ नहीं, तुम्हारी बातें ही सोच रही हूँ इंस्पेक्टर। रूपा ईरानी ने सिर हिलाकर कहा। ऐसा कुछ हुआ है तो कम से कम मैंने कुछ नहीं किया। इस मामले से मेरा जितना वास्ता था बता दिया मैंने। पुलिस को सब पर शक करना पड़ता है। बेशक करो, मुझे कोई ऐतराज नहीं। रूपा ईरानी ने गंभीर स्वर में कहा। बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि सबसे पहले मुझ पर ही शक करो और मुझे ही शक से फारिग करो। इतनी जल्दी क्या है शक से फारिग होने की? इंस्पेक्टर, कोरिया में अगले महीने फैशन शो हो रहा है, कपड़ों का। उसके लिए कोरियन कंपनी से बात चल रही है। अगर बात पक्की हो गई तो शो के लिए मुझे कोरिया जाना पड़ेगा। इस शो से मेरा करियर ऊंचा उठ सकता है। अगर इस शो में मैं दूसरी मॉडलों से बेहतर रही तो मुझे यूरोप के लिए काम मिल सकता है। कोरियन कंपनी से जो बातचीत हो रही है उसमें ये बात शामिल है कि जो भी मॉडल बेहतर रही शो में, जिसको अंक ज्यादा मिलेंगे, उसे वो कंपनी यूरोप में मॉडलिंग के बेहतर मौके दिलवाएगी। वानखेड़े रूपा ईरानी को घूरने लगा। क्या हुआ? रूपा ईरानी ने बेचैनी से पहलू बदला। तुम्हारा करियर तो पुलिस भी बना सकती है। तुम डकैती में देवराज चौहान की सहायक रही। तुम्हारे पहुंचाए हथियारों से ही डकैती करने वाले डकैती में कामयाब हो सके। वानखेड़े ने कड़वे स्वर में कहा। रूपा ईरानी ने होठ भींच लिए, आंखें बंद कर ली। इंस्पेक्टर, रूपा ईरानी ने आंखें खोली और हाथ जोड़कर थके स्वर में बोली, मैं अपनी गलती की माफी चाहती हूँ। पागलपन में हुआ ये काम मुझसे, अनजाने में हुआ। मैं ऐसी नहीं हूँ। उसकी आंखों में पानी चमकने लगा था। परवेश से मैं प्यार करने लगी थी, उससे शादी करना चाहती थी। ना चाहते हुए भी उसकी गलत बात मान ली। अब तो मुझे अपने से ही नफरत हो जाती है कि मैं कैसे डकैती जैसे काम में हाथ डाल बैठी। जब से इस चक्कर में फंसी हूँ उसके बाद से तो परवेश भी मुझे कम अच्छा लगने लगा है। मालूम नहीं क्यों। बीते कुछ घंटों से ही सोच रही हूँ कि उससे शादी करूं कि नहीं। वानखेड़े उसे देखता रहा। रूपा ईरानी ने हथेली से गालों पर लुढ़क आए आंसुओं को पोंछा। इस बार मुझे माफ कर दो। भविष्य में कभी गलत काम करूं तो बेशक जो भी सजा दे देना। तुम मुझसे वादा कर चुके हो कि इस मामले में मुझे गिरफ्तार नहीं करोगे। रूपा ईरानी के स्वर में भारीपन आ गया था।
दिल तो नहीं करता तुम में से किसी को भी छोड़ने का। वानखेड़े की आवाज में चुभन थी। लेकिन सबको छोड़े जा रहा हूं, किसी को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। रूपा ईरानी ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान मिला तुमसे? देवराज चौहान? नहीं तो। उसका फोन आया? नहीं। रूपा ईरानी ने इनकार में सिर हिलाया। अपना कार्ड मैंने तुम्हें दे रखा है। देवराज चौहान की, जेवरातों की या पुलिस के काम की कोई भी खबर हो तो मुझे फौरन फोन करना। अगर मुझे पता लगा कि खबर तुम्हारे पास थी और तुमने मुझे फोन नहीं किया तो ऐसा नहीं होगा। रूपा ईरानी गंभीर स्वर में कह उठी। ऐसे मौके पर मैं आपको उसी वक्त फोन करूंगी। वानखेड़े उठ खड़ा हुआ, कश दिया। मैं तुम्हारे फ्लैट की तलाशी लेना चाहता हूं, मुझे कोई ऐतराज नहीं। उसके बाद वानखेड़े ने रूपा ईरानी के पूरे फ्लैट की अच्छी तरह तलाशी ली। आधा घंटा लग गया, परंतु उसके काम की कोई चीज भी हाथ नहीं लगी। चाय बनाओ इंस्पेक्टर साहब। रूपा ईरानी उसके चेहरे पर थकावट के भाव देखकर कह उठी। नहीं, शीशे का खाली गिलास लाओ। क्या? खाली गिलास शीशे का? वानखेड़े ने उसे घूरा। रूपा ईरानी किचन से शीशे का खाली गिलास ले आई। वानखेड़े ने वहां पड़े अखबार में गिलास रखवाया और उसमें लपेट लिया। गिलास का आप क्या करेंगे? रूपा ईरानी उलझन में थी। पुलिस का काम है, कोई तो वजह होगी। रूपा ईरानी सिर हिलाकर रह गई। तुम मुझे बताए बिना कोरिया नहीं जाओगी। अच्छा। रूपा ईरानी के होठ हिले। अगर चुपचाप चली गई तो कानून अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके तुम्हें फौरन कोरिया से वापस बुलवा लेगा। आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर इस तरह भागते हैं, मैं चोर नहीं हूं। रूपा ईरानी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जब भी जाऊंगी आपको बताकर जाऊंगी, आपकी इजाजत लेकर जाऊंगी। वानखेड़े अखबार में शीशे का गिलास लपेट बाहर निकला और पुलिस कार तक पहुंचा। शाम हो चुकी थी, अंधेरा कब का फैल चुका था। वानखेड़े ने अखबार में लिपटा गिलास देकर ड्राइविंग सीट पर बैठे पुलिस वाले से कहा, ये लो, इस गिलास पर रूपा ईरानी की उंगलियों के निशान है। संभाल कर इसे हेडक्वार्टर ले जाना। मालूम है ना क्या करना है? यस सर। अखबार में लिपटा गिलास थामते हुए पुलिस वाले ने कहा, आप साथ नहीं चलेंगे? नहीं, मुझे कहीं और जाना है। 2-3 घंटे बाद आऊंगा। तुम्हें जो काम कहा है वो करो। रणवीर भंडारी दोपहर से ही बंगले के हॉल विशाल ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा था। शरीर पर रात का पहना ही नाइट सूट था और अब दूसरी रात आ गई थी। नया भी नहीं था। पुराने नौकर ने जबरदस्ती वाले ढंग में खाने को थोड़ा बहुत दिया था। बंगले में कोई नहीं था। नैना बच्चों को लेकर अपनी मां के घर पहुंच चुकी थी। वकील का ही फोन आया था कि कोर्ट में आज तलाक के पेपर्स उसने जमा कर दिए हैं। एक दिन बाद की तारीख पड़ी है। साइन तो वो कर चुका था तलाक के कागजों पर। कोर्ट में पेश होकर उसने तलाक के लिए जज के सामने हामी भरनी थी। दोनों पार्टियां समझदार थी। ये देखकर जज ने तलाक कराने में देर नहीं लगानी थी। नौकरों को भी रणवीर भंडारी ने छुट्टी दे दी थी। एक एक करके सब जाते जा रहे थे। जो 2-4 बचे थे उन्होंने भी 1-2 दिन में चले जाना था। पुराना नौकर बबलू, जो कि बूढ़ा होने को आ रहा था, उसका इरादा अभी जाने का नहीं लग रहा था। अपने मालिक की हालत देखकर वो बहुत दुखी नजर आ रहा था। रणवीर भंडारी नशे में था। आंखें सूजकर भारी हो रही थी। आधी से ज्यादा खुली खाली बोतल सामने पड़ी थी। अंधेरा होने पर बबलू ने वहां की रोशनियां जला दी। बस कीजिए मालिक, बहुत पी ली। बबलू पास आकर दबे स्वर में बोला। पी लेने दे, महंगी विस्की है। रणवीर भंडारी धीमे स्वर में बोला और घूंट भरा। फिर मालूम नहीं पीने को मिले या ना मिले। कहाँ मिलेगी? पैसा ही नहीं होगा, दौलत ही नहीं होगी, पीने को कहाँ मिलेगी? नैना छोड़ गई, बच्चों को भी ले गई। सबकी यारी दौलत से थी। बहुत कीमती चीज होती है दौलत। पास हो तो सब पास रहते हैं, न हो तो सब साथ छोड़ जाते हैं। अकेला रह जाता है इंसान, जैसे मैं रह गया। मेरा सारा आडंबर खत्म हो गया। बंगला, बिजनेस, नौकर, कार, बैंक, सब कुछ चला गया। कुछ भी तो नहीं बची। बबलू की आंखों में आंसू आ गए। वो खामोशी से पास से हट गया। भंडारी ने गिलास खाली किया और पास पड़ा फोन नंबर उठाकर नंबर मिलाने लगा। 2-3 बार नंबर मिलाने पर नंबर मिला। बेल की आवाज कानों में पड़ी। फिर गोदरा का स्वर। हेलो गोदरा? ओह,
भंडारी साहब, देवराज चौहान नहीं मिला? मिला, आया था मेरे पास। ओह, तुमने कहा कि भंडारी को 50 करोड़ की जरूरत। कहा, लेकिन वो कहता है कि डकैती मैंने नहीं की, कोई दूसरा कर गया, उसके पास पैसे नहीं हैं। रणवीर भंडारी ने गहरी सांस ली, फिर हौले से हंसा। बेईमान हो गया देवराज चौहान, मेरे ख्याल में तो वो सच कह रहा। सब सच्चे हैं, सब ठीक है, भंडारी गलत है। भंडारी के होठों से नशे भरी हंसी निकली। देवराज चौहान कहता है कि उसने डकैती नहीं की, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है मेरे लिए। लालच मार देता है सबको। उसने सोचा क्यों दे भंडारी को पैसा, दिए बिना ही काम चल जाएगा। आखिर भंडारी क्या बिगाड़ लेगा? देवराज चौहान ठीक ही तो सोचता है। मैं उसका क्या बिगाड़ सकता हूँ? कुछ भी नहीं। बुरा किया देवराज चौहान ने, मेरे को कम से कम 50 करोड़ तो देना ही चाहिए था। उधर से गोधरा ने रिसीवर रख दिया, बंद कर दिया फोन। गोधरा ने फोन बंद कर दिया। मेरी बात भी पूरी नहीं सुनी। ये वही गोधरा है जो हाथ बांधे मेरे सामने खड़ा रहता था। इसे अब जरूरत ही कहाँ है मेरी। भंडारी तो खाली हो गया, नंगा हो गया। दौलत नहीं, माल नहीं, सलाम मारने वाले भाग गए। कोई मेरी परवाह क्यों करेगा? फोन पकड़कर बैठा रहा भंडारी। नशे में उसका चेहरा लाल सा होकर भभक रहा था। उसने फोन रखकर नया पैक तैयार किया, घूंट भरा गिलास रखा। बबलू दूर खड़ा देख रहा था, उसकी आंखें भर आई थी। वो पलटकर बाहर निकल गया। रणवीर भंडारी देर तक बैठा शून्य में देखता रहा, फिर एक और घूंट भरा और फोन उठाकर नंबर मिलाने लगा। पहली बार में ही लाइन मिली। बेल बजी। हेलो, उधर से आवाज कानों में पड़ी। नमस्कार ससुर जी। रणवीर भंडारी के नशे से भरे चेहरे पर फीकी सी मुस्कान उभरी। रणवीर, कैसे हो बेटा? बेटा? ठीक है, हौले से हंसा वो। नैना से बात कराइए। चौथे पल ही फोन पर नैना की तीखी आवाज पड़ी। कहो, फोन क्यों किया? नाराज मत हो नैना, तुम मेरी पत्नी हो, मेरे बच्चों की। शट अप। नैना का तेज स्वर कानों में पड़ा। 2 पलों के लिए भंडारी चुप सा रह गया। गुस्सा उतरा नहीं तुम्हारा? रणवीर भंडारी का स्वर नशे में भरभरा रहा था। पी रखी है, पियो। नैना का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। इसके अलावा तुम्हारे पास काम की? तलाक के कागजों पर भी हस्ताक्षर कर दिए, सिर्फ एक बार कहने पर। मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता। साइन करने का धन्यवाद, थैंक्स। नैना का कड़वा स्वर कानों में पड़ा। रही बात मेरा ध्यान रखते हो तो किसी दूसरे से कहो, वो सच मानेगा। मेरे से दूर ही रखो इन शब्दों को। नाराज हो? बकवास मत करो। रणवीर भंडारी ने आंखें बंद कर ली। नैना, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाओ। बच्चों को मुझसे जुदा न करो। सोचो मेरा क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा? पैसा भी नहीं रहा, रहने की जगह नहीं, खाने को पहनने को भी। रणवीर, नैना के होठों से चबाए शब्द निकले। रास्ता मैं बता देती हूँ। क्या? कहते हुए रणवीर भंडारी ने गिलास उठाया, घूंट भरा। तुम्हें इस वक्त उस हीरोइन के पास जाना चाहिए जिसके शरीर से खेलने की खातिर तुमने करोड़ों रुपए फिल्म के रूप में फूंक दिए। अब तक तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो मेरे से ज्यादा हो। तुमने तब मेरे बारे में नहीं सोचा, बच्चों के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या होगा। तुम्हारा पैसा सिर्फ तुम्हारा नहीं था, उस पर मेरा और बच्चों का भी हक था। अपनी अय्याशी में तुमने हमारा हक भी बर्बाद कर दिया। वो वक्त याद करो जब तुम 15-15 दिन घर नहीं आते थे। महीना बीत जाता था तुम्हारे इंतजार में। तुम इस हीरोइन के बेडरूम में घुसे रहते थे। मैं जानती थी कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैंने तुम्हें सहा। तुम दूसरी औरत के साथ रहते रहे। मैं तुम्हें समझाती रही, जबकि तुमने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं उस हीरोइन से कहीं ज्यादा खूबसूरत हूँ, बढ़िया हूँ, लेकिन कुत्ते की तरह तुम्हें दूसरा घर सूंघने की आदत पड़ गई थी। अपने घर की महक कैसे पहचान पाते? नैना, मैं? इस वक्त तुम्हें उसी हीरोइन के पास जाना चाहिए। वो तुम्हें अपनी गोद में बिठाएगी, बोतल भी खोलेगी, तुम्हारे साथ पिएगी, तुम्हारी हर जरूरत को पूरा। कुत्ते हो तुम। औरत होने के नाते मैंने अपनी सौत की सह लिया, लेकिन ये नहीं सह सकती कि मेरे बच्चे पैसे पैसे को तरसे। प्लीज नैना, तुम। इसलिए तुमसे तलाक लेना जरूरी है। खुशखबरी दूं तुम्हें? नैना की आवाज में कड़वापन था। खुशखबरी?
नशे से भरा था रणवीर भंडारी का स्वर। दो जज से बात कर ली है मैंने, वो 1 सप्ताह में ही हमारा तलाक करवा देगा। ये खुशखबरी है? नहीं, वो तो मैं तुम्हें अब सुना रही हूँ कि आज से 8वें दिन में किशोरी लाल से शादी कर रही हूँ। 45 बरस का, वो अविवाहित है, मेरे बच्चों को अपना नाम देने को तैयार है। कानूनी रूप से मेरे से शादी करने की सोचकर ही वो खुश है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे से खूबसूरत औरत मिलना आसान नहीं। वैसे भी वो शुरू से ही मुझे पसंद करता था, परंतु कहा कभी नहीं। वो मेरे लिए, मुझे सिर्फ देखने के लिए घर पर आता, लेकिन तुम हमेशा यही सोचते थे कि वो तुमसे मिलने आता है। रणवीर भंडारी ने आंखें खोली, आंसू थे आंखों में। उसके पास दौलत है, वो मेरी जरूरतें भी पूरी करेगा और मेरे बच्चों की भी। मुझे इस तरह मत छोड़ो नैना, मैं तुम्हारे बिना, तुम्हारे साथ रहने की सोचकर भी मेरा दम घुटने लगता है। समझ में नहीं आता कि अब तक मैं तुम्हारे साथ कैसे रहती रही। हे भगवान, शुक्र है कि वक्त रहते मैं बच गई। इसके साथ ही लाइन कट गई। नैना, सुनो तो, रणवीर भंडारी ने कहना चाहा कि गहरी सांस लेकर रह गया, फिर बड़बड़ाया। इसने भी फोन बंद कर दिया। सब मेरे से दूर हो गए। पैसा नहीं तो कोई भी नहीं। थके टूटे स्वर में भंडारी ने फोन एक तरफ रखा और गिलास उठाकर खाली किया। फिर दूसरे हाथ से आंसू साफ करने लगा। एकाएक रणवीर भंडारी ठिठका। उसकी निगाह बबलू के साथ खड़े वानखेड़े पर जा टिकी। वो सिर्फ 10 कदम की दूरी पर थे। वानखेड़े की तीखी सख्त निगाह उसके चेहरे पर टिकी थी। ये है रणवीर भंडारी साहब, वानखेड़े बोला बबलू से। बबलू ने भारी मन से सिर हिला दिया। रणवीर भंडारी के चेहरे पर हर तरह के भावों से भरी मुस्कान आ ठहरी। कैसा जमाना आ गया है, मेरे घर पर मेरे सामने खड़े होकर ये पूछा जा रहा है कि क्या मैं भंडारी हूँ। कभी ये भी वक्त था कि यहाँ कोई आ ही नहीं सकता था। दौलत से यारी क्या टूटी, सब कुछ ही। मालिक, ये पुलिस वाले हैं, बबलू ने धीमी स्वर में कहा। रणवीर भंडारी की नशे भरी आंखें वानखेड़े पर जा टिकी। पुलिस वाला मेरे यहाँ, वो भी बिना वर्दी के? आने दो, बैठ जाओ, पूछने की भी जरूरत नहीं, रणवीर भंडारी ने सिर हिलाकर धीमे स्वर में कहा और बोतल उठाकर गिलास भरा। करीब आकर वानखेड़े ने अपना कार्ड निकालकर उसके सामने किया। मेरा कार्ड देख लो, विश्वास आ जाएगा कि मैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम चोरी करने भी आए हो तो, हाथ हिलाकर रणवीर भंडारी कह उठा। चोर पुलिस सब एक जैसे हैं मेरे लिए। है ही नहीं कुछ, खाली हो गया भंडारी। ये बंगला मेरा नहीं है, नीलाम होने वाला है सब कुछ। मेरे से तुम क्या ले जाओगे? वानखेड़े ने कार्ड जेब में डाला और उसके सामने सोफे पर बैठ गया। बबलू, गिलास ला दे इसके लिए। नहीं, मैं नहीं पीता, वानखेड़े पूरा। नहीं पीते? पुलिस वाले होकर नहीं पीते तो खाते कैसे होंगे इस काम में? रणवीर भंडारी गिलास उठाकर हंस पड़ा। उसकी बात पर ध्यान न देकर वानखेड़े ने गंभीर स्वर में पूछा, अभी तुम शायद अपनी पत्नी से बात कर रहे थे? शायद नहीं, पक्का पत्नी। हाँ, पत्नी से बात कर रहा था। 5-6 दिन में वो मेरी पत्नी रहेगी। बस, खेल खत्म। फिर वो पैसे वाले से शादी कर लेगी। मेरा पैसा तो खत्म हो गया। मैं किस काम का रहा? कहाँ गया तुम्हारा पैसा? वानखेड़े का स्वर पहले जैसा ही था। फिल्म बना दी। रणवीर भंडारी नशे में हाथ हिलाकर हंसा, फिर पास ही रखा गिलास उठाकर घूंट भरा। वो साली थी ही बहुत खूबसूरत, मेरे शोरूम पर आया करती थी, नए नए डिजाइनों के गहने देखने बनवाने। फिल्मों में उसे देखा करता था। आ गया दिल। बातों में नहीं फंसी, कोशिश की, कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने भी सोच लिया कि छोड़ूंगा नहीं। पैसे की क्या कमी थी? उसे फंसाने के चक्कर में उसे हीरोइन लेकर फिल्म बना दी। फंस गई। दिन रात मेरे साथ पत्नी की तरह रही वो। खूब लूटा उसने मुझे। 2 करोड़ तो फिल्म में काम करने का मांग लिया और एक दो उधार लेते लेते 15 करोड़ उसके पास पहुंच गया। मैं तो उसे पाकर जैसे दुनिया भूल चुका था। ऐसे में बीवी बच्चे कहाँ याद आते हैं। खूब ऐश की, उसे भी करवाई। बन गई फिल्म, रिलीज हुई, फ्लॉप हो गई। बहुत बुरी तरह पिटी फिल्म। लागत भी वापस नहीं आई, करोड़ों डूब गया। 15 करोड़ वो हीरोइन उधार ले चुकी थी। फिल्म फ्लॉप होते ही उसने नजर आना, मिलना बंद कर दिया। उधार कहाँ से वापस आता? शहर का जाना माना ज्वेलर्स
रणवीर भंडारी फुटपाथ पर आ गया। सुना है उस हीरोइन ने नया बंगला खरीदा है, नई उम्र के लड़के को साथ रखा है, लड़के को भी एक आध फिल्म में चांस दिलवा दिया। उसके तो खूब मजे हो रहे हैं। वानखेड़े देर तक उसे देखता रहा, फिर उठा और उसके पास रखा विस्की का गिलास उठाकर टेबल पर रखा और वापस आ बैठा। ये क्या, अभी ऐसी नौबत तो नहीं आई कि मेरी विस्की की बोतल भी नीलाम, कहते हुए हंस पड़ा। मिस्टर भंडारी, वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, इस वक्त मैं ऑन ड्यूटी आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ करो, कहो। वानखेड़े ने बबलू को देखा। तुम जाओ, इतनी दूर रहो कि हमारी बात न सुन सको। बबलू वहां से हट गया। मेरा गिलास पी लेना, पहले मेरे से बात कर लो। रणवीर भंडारी नशे में धुत सा हाथों को हिलाकर रह गया। तुम्हारा सब कुछ नीलाम होने वाला है, नीलामी से बचने के लिए तुमने इंतजाम नहीं किया पैसे का। रणवीर भंडारी ने नशे में बंद हो रही आंखों से वानखेड़े को देखा। तुम्हारे पास है? वापस दे दूंगा, कसम से वापस दे दूंगा। 50 करोड़ की जरूरत है, दे रहे हो? वानखेड़े मुस्कुराया। रणवीर भंडारी की नशे से भरी आंखें सिकुड़ गई, बंद सी महसूस होने लगी। हंस रहे हो? हंस लो, कौन नहीं हंस रहा, सभी तो हंस रहे हैं मुझ पर, तुम भी हंसो। खत्म हो गया भंडारी, दौलत के यार हैं सब, दौलत नहीं तो कुछ भी नहीं, हंसो। ये सब ड्रामेबाजी छोड़ो, सीधी तरह बात करो। वानखेड़े का स्वर सामान्य था। मैं देवराज चौहान के बारे में बात करने आया हूँ, डकैती मास्टर देवराज चौहान। पल भर के लिए ऐसे लगा जैसे रणवीर भंडारी को झटका सा लगा हो। उसका शरीर हिला और फिर थम गया। नशे से भरी आंखें पूरी खुल गई। वो वैसे ही पस्त पड़ा वानखेड़े को देखने लगा। डकैती मास्टर देवराज चौहान? रणवीर भंडारी के होठ हिले। जानते हो या सिर्फ नाम ही सुना है देवराज चौहान का? वानखेड़े की आवाज बेहद शांत थी। रणवीर भंडारी कुछ खामोश रहकर बोला, क्या कहना चाहते हो? वानखेड़े अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा, इंस्पेक्टर। भंडारी गहरे नशे में था। मैंने सुन ली है तुम्हारी बात, जवाब भी दूंगा। अब मेरी वो स्थिति नहीं कि अपनी इज्जत बचाने की खातिर झूठ बोलूं। मैं तो पहले ही बिका बिकाया हूं। तुम जो कहना चाहते हो कह दो, उसके बाद मैं कह दूंगा। कोई भी पर्दा नहीं रखूंगा। पर्दे में है ही क्या, कुछ बचा ही नहीं। नशे से भरी हंसी हंसा भंडारी। मैंने पूछा है कि तुम देवराज चौहान को जानते हो? वानखेड़े रणवीर भंडारी को घूरता रहा। तुमने 30 अरब के जेवरातों की डकैती करने के लिए देवराज चौहान से बात की। वानखेड़े का स्वर कठोर था। रणवीर भंडारी की आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने नशे से भरे चेहरे पर हाथ फेरा। कहो कहो। 50 करोड़ तुम्हें बाजार का देना है। जानते थे कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम नहीं हो सकता और लेनदार छोड़ेंगे भी नहीं। ये जानकर तो जरा भी नहीं छोड़ेंगे कि तुम कंगाल हो चुके हो। अपनी बर्बादी तुम्हें सामने नजर आने लगी। अपने पराये होते तुम देख ही रहे थे। तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़ने को तैयार थी, क्योंकि उस फिल्मी हीरोइन के चक्कर में सब गवा बैठे थे। पत्नी के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा था। खानदानी रईस हो तुम, फुटपाथ पर रहने की तो सोच भी नहीं सकते। पैसे की सख्त जरूरत की वजह से तुम किसी तरह देवराज चौहान तक पहुंचे। उसे 30 अरब के जेवरातों की प्रदर्शनी के बारे में बताकर डकैती करने को कहा। सुरक्षा इंतजामों की व्यवस्था तुम ही देख रहे थे। ऐसे में तुम्हारे लिए सारा काम आसान हो गया। तुमने इस काम के लिए देवराज चौहान को तैयार किया। वानखेड़े के खामोश होते ही रणवीर भंडारी सिर हिलाकर बोला, मेरा गिलास दो जो तुमने टेबल पर रख दिया है। पहले मेरी बातों का। इंस्पेक्टर, पीते हुए आराम से बात होती है। गिलास दो, बाकी की बात फिर करता हूँ। वानखेड़े उठा और टेबल पर रखा भरा गिलास उठाकर उसे थमाया और वापस बैठ गया। तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम और पीना सह सको, वानखेड़े बोला। रणवीर भंडारी ने 2 घूंट भरे और गिलास पास ही रख लिया। सिगरेट दोगे? वानखेड़े ने सिगरेट सुलगाकर उसे थमा दी। बहुत मतलब के होते हैं पुलिस वाले। रणवीर भंडारी नशे में उल्टे सीधे ढंग से कष्ट लेते हुए कह उठा, तुम तो मेरी नौकरगिरी करने से भी परहेज नहीं कर रहे। विस्की का गिलास पकड़ा रहे हो, अपनी सिगरेट मुझे दे रहे हो कि किसी का काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जो मन में आए कहो। रणवीर भंडारी ने कष्ट लिया। सब तुम्हें किसने बताया? देवराज चौहान वाली बात?
देवराज चौहान का एक साथी मेरे हाथ लग गया। उसने बताया, कौन, जगमोहन या सोहनलाल? कोई और? इस काम में 5 लोग थे, शायद 6। वानखेड़े को रूपा ईरानी का भी ध्यान आया। उनमें से किसी ने बताया, हिस्से बांट लिए उन्होंने 30 अरब के जेवरातों के? नहीं। वानखेड़े ने उसकी नशे से भरी आंखों में झांका। क्यों नहीं बांटे? देवराज चौहान ने मेरी तरह किसी दूसरे का भी हिस्सा दबा लिया क्या? बहुत कमीना है। मैंने तो सुना था ऐसा नहीं है वो, लेकिन गिरा हुआ निकला। रणवीर भंडारी की आवाज नशे में गुड़मुड़ हो रही थी। साले को वहां के सारे सुरक्षा प्रबंध बताए, जो भी सहायता कर सकता था की। बदले में उसने मुझे 30 अरब के जेवरातों में से 2 अरब का हिस्सा देना पसंद किया। मैंने सोचा कोई बात नहीं, सौदा घाटे का नहीं। मेरे को उधार वापस करने के लिए 50 करोड़ चाहिए। 2 अरब तो मेरा बहुत कुछ संवार देगा। बाकी के 28 अरब को देवराज चौहान जो भी करे। लेकिन साले हरामी देवराज चौहान के मन में बेईमानी आ गई। डकैती की और भंडारी को भूल गया। खबर मिली कि वो कहता है मैंने डकैती नहीं की, दूसरा ही कोई डकैती कर गया। भरोसा ही नहीं रहा। जिसके लिए फिल्म बनाई, जिसके लिए अपने को बर्बाद किया। मेरा 15 करोड़ रुपया उधार लिया उसने, वापस क्या देना है? शक्ल भी नहीं दिखाती साली। दिमाग खराब हो गया था जो उसे पैसा दिया। जब भी पैसा मांगा, रात को बेड पर ऐसे वक्त पर मांगा जब बोतल पेट में होती और वो मेरा बोझ संभाल रही होती। मुंह से इनकार कैसे निकलता? उसने तो मुझे बर्बाद किया। गुण वाली है, अपनी औरत होने की कीमत जानती है, वरना औरतें तो जिंदगी भर। भंडारी, वानखेड़े ने टोका। भंडारी चुप हुआ, उसे देखा। तुम बहक रहे हो, नशा तुम्हें बातों से भटका रहा है। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं पूरे होश में हूं। जो कह रहा हूं उसमें तुम्हारी बातों का ही जवाब है। मैं अपनी बातों से मान रहा हूं कि मैंने देवराज चौहान को डकैती की राह पर डाला, वहां के सारे सुरक्षा प्रबंधों के बारे में उसे बताया। इसके पीछे मेरा मकसद था कि बाजार का 50 करोड़ चुका सकूं, मेरा घर परिवार बिजनेस बच जाए। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देवराज चौहान ने मुझे 2 अरब ही नहीं दिया। बेईमान हो गया, 50 करोड़ ही दे देता। लेकिन तुम देवराज चौहान तक कैसे पहुंचे? देवराज चौहान तक वो परवेश गोदरा है ना, वो हीरे जेवरातों का अच्छा पारखी है। मेरे शोरूम पर ग्राहकों को भी पटाके लाता था कि मेरे जेवरात बिके और उसका कमीशन मिले। बढ़िया बंदा है, काम का है। उससे एक बार यूं ही मजाक में डकैती वाली बात की तो कुछ दिनों बाद मेरे पास जगमोहन आ गया। इस तरह बात शुरू हुई। वानखेड़े भंडारी के नशे से भरे सुर्ख चेहरे को देखता रहा। वो उसे बताना चाहता था कि गोदरा उससे गद्दारी करके देवराज चौहान के साथ डकैती में शामिल हो गया था, लेकिन नहीं बताया। वो पहले से ही टूटा पड़ा था। गोदरा की धोखेबाजी के बारे में बताकर उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। कहाँ रहता है देवराज चौहान? मुझे क्या मालूम। मेरे को तो मेरे ऑफिस में आकर ही मिलता था। इंस्पेक्टर, वो क्या नाम बताया तुमने अपना? कि बताया ही नहीं। एकाएक कहते कहते ठिठका वो। नशे से बंद हो रही आंखों से उसे देखा। वानखेड़े, इंस्पेक्टर पवन कुमार वानखेड़े। इंस्पेक्टर वानखेड़े, तो मैं कह रहा था कि देवराज चौहान ही 30 अरब के जेवरातों के साथ मजे ले रहा होगा। वानखेड़े देखता रहा उसे। भंडारी ने कश लिया, फिर गिलास उठाकर घूंट भरा। जो तुम पूछना चाहते थे पूछ लिया इंस्पेक्टर वानखेड़े? हाँ, बहुत हद तक पूछ लिया। 5 मिनट इंतजार करो, बोतल में थोड़ी सी शराब पड़ी है, वो खाली कर लूं, फिर चलता हूं। कहाँ? वानखेड़े के होठों से निकला। तुम्हारे साथ। तुमने मुझे गिरफ्तार कर ही लिया। कोई बात नहीं, सब कुछ तो नीलाम होने वाला है मेरा। तुम तो मेरे लिए भगवान बनकर आए हो। जेल में रोटी तो मिल जाएगी, वरना बाहर वालों ने मुझे पानी भी नहीं। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया भंडारी। रणवीर भंडारी छिटका। नशे से उसका शरीर हिला। किसी तरह वानखेड़े को देखा। गिरफ्तार करने नहीं आए? मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हें गिरफ्तार करने नहीं आया और मजाक भी नहीं कर रहा। फिर क्या करने आए हो? रिश्वत में देने को मेरे पास पैसा भी नहीं है। मैं रिश्वत लेने वाले काम नहीं करता। वानखेड़े ने कठोर नजरों से उसे घूरा। रिश्वत नहीं लेते तुम? नहीं। फिर तो तुम नकली पुलिस वाले हो। असली पुलिस वाले रिश्वत न ले, ये तो हो ही नहीं सकता।
वो जब नए नए पुलिस में भर्ती होते हैं तो कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है उनमें, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि ये आसान नहीं है नौकरी। खुद को सुरक्षित रखना है तो खाना भी पड़ेगा और खिलाना भी पड़ेगा, पसंद न होते हुए भी। रिश्वत के पैसे लेने पड़ेंगे। अगर मालूम पड़ गया दूसरों को कि ये रिश्वत नहीं लेता, तो उसका ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाता है जहां पैसा होते हुए भी खाने की दुकान नहीं मिलती। तुम लोगों की नौकरी भी बहुत मुसीबत वाली है। वानखेड़े उसे देखता रहा। रणवीर भंडारी ने गिलास उठाकर खाली कर दिया था। भंडारी, मुझे तुम्हारे फिंगरप्रिंट चाहिए। फिंगरप्रिंट क्या? फिंगर ही ले लो, मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। बचा ही क्या है जो तकलीफ? उसके सुने बिना ही वानखेड़े ने बबलू को बुलाया। उसे कांच का साफ गिलास कपड़े से पकड़कर लाने को कहा तो बबलू फौरन गिलास ले आया। रणवीर भंडारी पर नशा बहुत ज्यादा सवार हो रहा था। वो शायद सब कुछ भूल जाने के लिए पी रहा था, परंतु उसकी ये भी कोशिश बेकार की थी। पीकर कभी भी कुछ भी भूला नहीं जा सकता। वानखेड़े गंभीर निगाहों से उसे देखता रहा। सोच रहा होगा कि इस बंगले में रहने वाले ने कभी कितनी शानदार जिंदगी बिताई होगी और अब किस हाल में आ पहुंचा था। वानखेड़े भंडारी की उंगलियों के निशान लेकर चला गया। रणवीर भंडारी नशे में बेसुत्साह होने लगा था। बबलू उसे संभालने की चेष्टा करने लगा। साथ ही उसकी आंखों से आंसू बह उठे थे कि मालिक की जिंदगी बर्बाद हो गई। बबलू ने नैना को रोकने के लिए हाथ पांव बहुत जोड़े थे, लेकिन नैना ने कहाँ रुकना था। वो बच्चों को लेकर चली गई थी। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा था उसने। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।